रहेगा उसमें हम हमारा जो लेसन था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू द मार्क राइट सेक्शन, इसी को कंटिन्यू आगे करेंगे। इसमें हमने कल एक्सरसाइज और ये लेसन की जो रीडिंग थी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारी जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है इस लेसन के वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी तक वीडियो के अंदर जो हमने चीजें की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन we will discuss about a important topic। कल बेटा आपका था, अगर हम डेट की बात करते हैं तो कल आपका था 19 जनवरी। ठीक है, गॉट इट। तो 19 जनवरी को ऐसा क्या खास है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेसन के ऊपर चलेंगे। 19 जनवरी जो है आप ये कहोगे मैम रोज की तरह एक डेट ही तो है, क्या खास है इसमें? ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप अपने इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेटा 19 जनवरी का जो समय है ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से इस डेट का बहुत ही ज्यादा महत्व है। कारण क्या है, हमारे यहाँ पे एक राजा हुए थे राजस्थान से जिनका नाम था महाराणा प्रताप सिंह। तो महाराणा प्रताप जिसे राणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है बेटा, तो उसकी डेथ एनिवर्सरी थी 19 जनवरी की। यानी उनकी जो डेथ हुई थी वो 19 जनवरी 1597 को हुई थी। डेथ हुई थी, किसकी हुई थी भाई? जो हमारे महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, जो राजस्थान में एक बहुत ही इज्जत से इनका नाम लिया जाता है। मेवाड़ के शासक थे, बहुत ही वीर, यानी वीरता की जहां हम बात करते हैं तो वीरताओं में उनमें महाराणा प्रताप का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। कारण ये है कि जिस समय में मुगलों के सामने सभी ने मतलब लगा, अगर आपका ये लगा लीजिए 16 जो सेंचुरी खत्म होने वाली थी, तो उस समय में मोस्टली जो रूलर्स थे सबने जो मुगल थे उनके सामने अपनी हार मान ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसे इकलौते वीर योद्धा राजस्थान के अंदर हुए हैं जिन्होंने अपनी पराजय जो है लास्ट टाइम तक नहीं की थी। इनकी अगर हम बर्थ की बात करते हैं, महाराणा प्रताप के बर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था बेटा 9 मई, 9 मई 1540 को। ठीक है, 1540 को ये कुंभलगढ़ के अंदर पैदा हुए थे और उसके बाद जो है ये रूलर बने थे। चित्तौड़ को इन्होंने जो है अपनी राजधानी बनाया। तो अब ये बताया जाता है कि जो महाराणा प्रताप थे ये काफी ब्रेव थे, बचपन से ही ब्रेव थे। इनके फादर का नाम जो था वो जो है उदय सिंह था, उदय सिंह सेकंड, और ये अपने फादर के सबसे बड़े बेटे थे। और साथ ही साथ काफी ब्रेव जो है रहे हैं इन्होंने। मुगल सेना जो थी अकबर के समकालीन रहे हैं, तो अकबर के दांत खट्टे किए थे इसने। अकबर की जो सेना थी उसको भी इन्होंने, हल्दी घाटी का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ है जो आपका हुआ था 1576 के अंदर। 1576 में एक युद्ध हुआ था जिसे आप हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये जो युद्ध था, इस युद्ध के अंदर जो है इनका सामना जो है राजा मानसिंह से हुआ था, जो प्रतिनिधि कर रहा था अकबर की सेना को। और जो है काफी ब्रेवता से ये उस युद्ध के अंदर लड़े थे। इनके एक घोड़ा हुआ करता था जिनका नाम था चेतक, और उस चेतक ने ही इस युद्ध में से इनको जो है अपनी जान की बाजी लगाकर इनको इस युद्ध से जीवित बाहर लेके गए थे। और उसके बाद काफी लंबा संघर्ष किया इन्होंने, और लेकिन इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं की। तो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको जो है काफी आप इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, काफी चीजें सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसका टॉपिक जो है एक बार थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है कि ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मैंने आपको, क्योंकि हम जो है एसएस पढ़ते हैं तो एसएस के अंदर हमारी हिस्ट्री का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको दिलाया कि कल जो है आपका जो महाराणा प्रताप थे उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जो एक बहुत ही बहादुर रूलर जो है रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा कल से रिगार्डिंग बात कि कल की जो मेन बात थी वो क्या थी। 19 ऑफ जनवरी को जब हम याद करते हैं तो उससे इतिहास से संबंधित ऐसी कौन सी बात है जो सामने आती है। ठीक है बेटा, अब हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो हम लेसन कर रहे हैं, इसी लेसन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि बेटा इसकी जो एक्सरसाइज थी वो हमारी कल की वीडियो के अंदर डिस्कस हो चुकी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप
उन वाली क्लासेस के ऊपर जा सकते हैं और वहां पर आप अपनी जो वीडियो है कल वाली वो देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी ग्रामर की भी काफी सारी वीडियो उसके अंदर डाली हुई है, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो उसमें आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर दीजिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है, या फोन पे बता दीजिए, मैं सोल्व कर दूंगी। ठीक है, तो अब हम अपना जो सेशन है इसको आगे लेके जाते हैं और इसमें हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हम बात करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट है। इसमें क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बेटा ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो आप अपने आप को जो है ठंड से बचा कर रखिए। ठीक है, घर पे रहिए, बाहर ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, कभी बीमार हो जाओ ना। ठीक है, तो देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सरसाइज सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी कल की वीडियो के अंदर। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये आपसे पूछ रहा है कि मेंशन एनी वन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू इंप्रूव द लोट ऑफ एसटीज एंड एसटीज। जो आपकी एसटीज और एसटीज हैं उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए या सेफगार्ड के लिए कोई भी वन जो कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड है वो आपको मेंशन करना है। तो इसके अंदर लिखिए बेटा, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आर्टिकल 46। Article 46 says that the state shall safeguard the educational and economic interests of the SCs and STs. The state shall protect them from social justice, and all इतना ही बहुत है भाई। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा आपका, जो आपका क्वेश्चन है इसमें बताया गया है। जो आंसर है इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल आपका जो 46 है ये आर्टिकल रिगार्डिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में जो मार्जिनल सेक्शन है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो आर्टिकल 46 की बात कहता है कि सेज दैट द स्टेट, जो राज्य है, सेल्फ सेफगार्ड द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मतलब जो एससीज और जो एसटीज हैं उनको एक इकोनॉमिक और जो है सॉरी एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड देने के लिए जो बात कही गई है वो आपका आर्टिकल 46 के अंदर कही गई है। और ये जो है इसके अंदर ये कहा गया है कि द स्टेट शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, यानी जो राज्य है ये रक्षा करेगा, उनकी प्रोटेक्शन करेगा। किससे करेगा भाई, किस तरीके से करेगा, उनको एक जो सोशल जस्टिस है वो प्रोवाइड करके और इनको जो है प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाएगी। उसके बाद जो आपका आंसर सेकंड है वो देख लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भाई, जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट हैज बीन एब्रोज्ड बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 17 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है, तो वो आर्टिकल 17 जो है ये किसकी एब्रोल्यूशन की बात करता है। तो ये आपको पहले भी बताया था कि ये अनटचेबिलिटी को बैन करने की बात करता है। तो देख लीजिए इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा कि आर्टिकल 17, Article 17 of the Constitution, Article 17 of the Constitution has abolished untouchability, and made
its practice in any form a punishable offense। ये क्या कह रहा है? आर्टिकल जो 17 है आपका, ये कहता है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अंदर जो आपका आर्टिकल 17 है, ये कहता है हैज एब्नोइस अनटचेबिलिटी, की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को मतलब छुआछूत जो है इसको क्या किया गया है, इसका उन्मूलन करने की बात कही गई है। एंड मेड इट, और इसे बनाया गया है, मेड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ए पनिशेबल ऑफेंस। और अगर अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म के अंदर अगर उसको बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहां पर ये चीज क्या हो जाएगी, ये पनिशेबल हो जाएगी अगर आप इसको, इस तरह की कोई भी घटना को अगर आप बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर है थर्ड, आई थिंक ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको जो है देखने में दिक्कत रहेगी। तो देखिए एक बार कि आर्टिकल 46, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। आर्टिकल 46 जो है ये कहता है, सेज दैट द स्टेट शैल सेफगार्ड द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द एससीज, यानी जो सेफगार्ड है ये हमारे एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसकी सेफगार्ड की बात करता है। आर्टिकल 46 जो है ये कहता है द स्टेट शैल प्रोटेक्ट देम, यानी जो स्टेट है ये इनकी प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम सोशल जस्टिस। उसके बाद आता है आर्टिकल 17 जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट के अंदर जो है ये बताया गया है। तो आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है हैज अब्नोइस अनटचेबिलिटी, की हमारे समाज में जो छुआछूत है उसको बैन किया गया है, उसका उन्मूलन किया गया है। और एंड मेड इट प्रैक्टिस, और अगर इसका किसी भी तरीके से इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या होगा, एक पनिशेबल ऑफेंस जो है वो होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। कल बेटा मैंने आपको जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला लेसन था आपका हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो था, उसके क्वेश्चन आंसर जो थे मैंने शॉर्ट और लॉन्ग आपके पास भेज दिए पीडीएफ, तो वो आप अपनी एफसी में जो है राइट कर लीजिए। जल्दी मैं आपको एक टेस्ट सीरीज जो है उस लेसन की आपके पास सेंड करूंगी, बता दूंगी कब है, फिर आप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमारा जो थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें, जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि भाई नेम एनी वन रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। मंडल कमीशन क्या था, बीपी मंडल आयोग की बात कर रहे हैं, मंडल कमीशन, जिसमें हमारी ओबीसी जो है यानी अदर बैकवर्ड जो कास्ट है उनको 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन इसके द्वारा की गई थी। तो देखिए इसकी कोई भी एक रिकमेंडेशन लिखनी है तो आप लिख लीजिए इसके अंदर जो आपका आंसर थर्ड है, इसमें ये कहा गया है ए रिजर्वेशन, a reservation of 27% of इसका भाई पोस्ट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे ओबीसी जो है वो हम कहते हैं। तो एक रिजर्वेशन रखा गया है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मंडल कमीशन की कि इसके अंदर 27% जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है, किसमें, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है जो भी पोस्टें रहेंगी उनमें 27% जो रिजर्वेशन है वो रखा जाएगा, किसके लिए, जो ओबीसी है यानी अदर बैकवर्ड जो क्लास है उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। उसके बाद देखिए 4 नंबर पे, तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपसे पूछ रहा है भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि मेंशन एनी वन रीजन, कोई भी एक कारण आपको बताना है, व्हाई द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया वाज क्रिटिसाइज्ड, यानी जिसके कारण भारत के में जो रिजर्वेशन जो प्रणाली है इसका क्या किया जाता है, इसकी आलोचना की जाती है। तो कोई भी एक रीजन आपको बताना है, तो हमने कई सारे रीजन आपको दिए थे कि कई सारे आर्ग्यू जो है वो सामने आ रहे हैं। कारण ये है कि भाई आज का समय जो है वो काफी डेवलप हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो आज भी पिछड़े हुए हैं, वो काफी आगे बढ़ चुके हैं, काफी हायर पोस्ट है जिनके ऊपर जो लोअर कास्ट की जो
पर्सन है वो एज ए चेयरमैन या उनकी जो हाईएस्ट पोस्ट है उस पर काम कर रहे हैं, तो आज उनको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है तो उनको रिजर्वेशन की आई थिंक नीड नहीं है। तो उनका ये मानना है कि आज जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर या पोस्ट के अंदर जो रिजर्वेशन रखा गया है इसे खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोगों की एबिलिटी जो है, रियल में जो एबिलिटी है वो निकल के बाहर आएगी। तो वही एक आलोचना इसके अंदर आपको बतानी है। तो देखिए इसके अंदर जो आलोचना है वो क्या की गई है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि रिजर्वेशन is unfair for pupil. Reservation is unfair for pupil who have merit and abilities। क्या बताया गया है कि रिजर्वेशन जो है ये क्या है, ये अनफेयर है। क्यों है अनफेयर, किन के लिए है? फॉर पीपल हु, ये उन लोगों के लिए अनफेयर है हु हैव मेरिट, यानी जो मेरिट में रहते हैं या फिर जो एबल हैं, जिनके पास एबिलिटी है। तो ये उन लोगों के साथ अनफेयर होगा कि जो है एक बराबर का जो कंपटीशन है वो इनको ना दिया जाए और एक अलग ही लेवल पे आप लेके जा रहे हैं। तो मतलब रिजर्वेशन जो है ये ऐसे लेवल पर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है कि जो रिजर्वेशन जो अगर आप दे रहे हैं तो वो इस तरीके से दीजिए ताकि कि लोगों की जो मेरिट है, एबिलिटी है वो निकल के बाहर आए, ना कि इस आधार पर हो कि भाई आप कुछ ही लोगों को जो है इसके अंदर रिजर्वेशन देके और उनको अपग्रेड कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब ये जो है रिजर्वेशन अनफेयर हो जाता है उन लोगों के लिए जो काफी जो मेरिट में है या फिर जिनके पास एबिलिटी है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भाई कि लास्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर शॉर्ट का वो क्या कह रहा है कि व्हाट नेम वाज गिवन टू द सो कॉल्ड अनटचेबल्स बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल्स हैं उनको क्या नाम जो है वो दिया है? तो उन्होंने जो नाम दिया है वो है बेटा हरिजन। हरिजन्स इन्होंने नाम दिया है, या फिर जिनको हम कहते हैं दैट इज, क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं मैन ऑफ गॉड, जिनको हम मैन ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। ये हरिजन का नाम किसने दिया? ये हरिजन का नाम दिया था महात्मा गांधी ने। किनको दिया था? जो अनटचेबल्स हैं उनको दिया था। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए आगे, तो जो शॉर्ट है बेटा ये आपके लगभग हो चुके हैं। लॉन्ग जो है वो एक बार बता देती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा बड़े नहीं है, हमने ज्यादा बड़े नहीं किए हैं, छोटे छोटे ही आंसर है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनके बारे में भी। पीडीएफ बाकी मैं आपके पास बाद में सेंड कर दूंगी। बहुत बड़े बड़े नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लेके चलेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितना पूछा गया उतना ही हम बताने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपसे पूछ रहा है कि भैया व्हाट वाज मेंशन इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 15 जो है ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 में तो ऐसा तो है नहीं कि रामायण महाभारत पूरी भरी हुई है तो वो आप उठा के कैसे लाइन बना देंगे। जितना उसमें बताया गया है वही चीजें आपको बतानी है। तो देखिए आर्टिकल 15 जो है ये आपसे क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 आपका कह रहा है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह रहा है, says that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, gender,
प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि आपका आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 15 जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये क्या कहता है कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, ये कहता है कि नो सिटीजन, किसी भी नागरिक को ऑफ इंडिया, किसके नागरिक को, भारत के जो नागरिक हैं उनको शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव जो है अगेंस्ट उनके साथ नहीं किया जा सकता। किस आधार पर नहीं किया जा सकता? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता, या फिर उनका बर्थ जो प्लेस है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके आधार पर भी किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये बात कौन कहता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है बेटा, क्या कहता है आर्टिकल 15? कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी कास्ट को लेकर, कलर को लेकर, या जेंडर को लेकर, या बर्थ प्लेस को लेकर किसी भी आधार पर किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें छोटी सी बात पूछी गई है। देखिए क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है कि इन विच टू वेव हैव द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज ड्रॉ ऑन ए फंडामेंटल राइट्स, यानी कोई दो रास्ते बताने हैं, वो दो वेव्स बताने हैं जिनसे मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज हैं, जिन के आधार पर उनको ड्रॉन किया जाता है फंडामेंटल राइट के लिए, तो वो दो रास्ते बताने हैं। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो है बेटा लिखिए। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड है नहीं, बाकी लेसन में भी इसके बारे में डिस्कस हो चुका था। तो देखिए जो आंसर सेकंड है, ये आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले दो रास्ते आपको बताने हैं। तो जो फर्स्ट है, सेकंड आंसर है आपका। तो इसमें फर्स्ट में क्या बताया गया? फर्स्ट बाय इंस्टीट्यूटिंग on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड जो पॉइंट है ये आपसे कह रहा है कि दे हैव instead have at times influence the government to frame new laws in keeping with the spirit of fundamental rights। देखिए भाई, इसमें साफ साफ दो बातें बताई गई हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका ये कह रहा है कि बाय इंस्टिटिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल राइट है उनकी इंस्टिटिंग के लिए क्या करेंगे? दे हैव फोर्स,
यानी उनको फोर्स किया जाता है द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस, की हमारी जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक फोर्स किया जाता है कि इनको रिकॉग्नाइज करे जो इनजस्टिस इनके साथ हो रहा है, डन टू देम, यानी जो अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है उसको गवर्नमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज करे, ये फोर्स उनके ऊपर किया जाता है। तो ये फंडामेंटल राइट के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट किया गया है। दूसरा उनको क्या कहा गया है कि दे हैव इंस्टीट्यूटिंग हैव एट टाइम इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट, यानी इसमें गवर्नमेंट जो है उस टाइम से जो है प्रभावित होती है द गवर्नमेंट टू फ्रेम न्यू लॉ, यानी जब भी कोई भी नए कानून जो बनाए जाते हैं, नए कानून जो फ्रेम किए जाते हैं इन कीपिंग, तो उनको ध्यान में रखा जाता है विद द स्पिरिट, यानी उनकी जो मेन जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनकी जो स्पिरिट है वो कहीं उनके अंदर गुम नहीं हो जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाता है जब भी नए कानून जो है गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेमवर्क किए जाते हैं तब। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये आपसे पूछ रहा है भाई कि देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें पूछा गया है कि डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेशनल कमीशन जो बनाया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उसके पावर या फंक्शंस जो है वो आपको डिस्क्राइब करने हैं कि उनके पावर्स क्या हैं या उनके फंक्शंस जो है वो क्या है। तो देखिए इसके अंदर द नेशनल कमीशन, तो थर्ड आंसर आपका द नेशनल commission, National Commission for Scheduled Caste have been given the powers to protect and safeguard the interests of the asses. Likewise, the National Commission for ST examine the implementation of the safeguard provided for the STs। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन है उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए जो है क्या बातें कही गई हैं या क्या पावर या उनको दी गई है। तो नेशनल जो हमारा कमीशन है फॉर किसके लिए, कौन सा नेशनल कमीशन जो बनाया गया था शेड्यूल कास्ट के लिए, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैव बीन गिवन, ये उनको दिया गया है, क्या दिया गया है, वो पावर्स दी गई है। कौन सी पावर दी गई है कि टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एसीज, एसीज के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, उनकी प्रोटेक्शन की गई है। लाइकवाइज उसी तरह से जो नेशनल कमीशन है फॉर एसटी, यानी एक्स, ये तो एसटी एससीज की बात हो गई, एसटीज की अगर हम बात करते हैं तो एसटी के लिए भी जो नेशनल कमीशन है वो एक्समाइन किया गया है, वो इनको इम्प्लीमेंटेशन करता है, इनको लागू करता है और इनके लिए सेफ गार्ड यूज करता है, प्रोवाइड फॉर द एसटीज, एसटी के लिए जो भी सेफ गार्ड है वो इनको प्रोवाइड करवाया जाता है, वो उनको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाया जाता है। तो ये जो है पावर और पोजीशन होती है हमारा जो नेशनल कमीशन है उसकी। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है हमारा, ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भाई
कि what are the main प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। मेन जो हमारा सिविल राइट एक्ट था जो प्रोटेक्शन की बात करता है, इसमें मेन जो प्रोविजन है वो क्या रखा गया है। तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज, यानी इसमें पेनल्टीज जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है। फाइन्स as well as imprisonment, यानी इसमें फाइन और इम्प्रीजमेंट दोनों ही दिए जा सकते हैं फॉर दोज, इनको दिए जा सकते हैं उन लोगों को जो पाए जाते हैं फाउंड गिल्टी ऑफ patriotism, untouchability, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कहा गया है कि हमारा जो सिविल राइट एक्ट है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है ये प्रिस्क्राइब करता है, ये बताता है उन पेनल्टीज के बारे में। वो फाइन के रूप में भी हो सकती है एज वेल एज द इम्प्रीजमेंट, या फिर जेल के रूप में भी हो सकती है, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं फॉर दोज। ये फाइन या फिर जेल, इम्प्रीजमेंट किनको मिलेगी, ये उनको मिलेगी दोज फाउंड गिल्टी, जो गिल्टी पाए गए हैं उनको, यानी कानून जिनको दोषी मानता है उन लोगों को फाइन जो है वो भी दिया जा सकता है सिविल राइट एक्ट के तहत इनकी प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई भी ऐसा नहीं करता है तो उनकी पेनल्टी जो है वो यही होगी कि या तो उनको फाइन दिया जाएगा या फिर उनको इम्प्रीजमेंट दिया जा सकता है फॉर दोज हु गिल्टी, यानी जिनको पाया जाता है कि वो गिल्टी है ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, यानी जो अनटचेबिलिटी की क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बात कही गई है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपसे पूछ रहा है भाई कि हाउ डिड महात्मा गांधी आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द अनटचेबल्स। महात्मा गांधी ने अपने आप को अनटचेबल्स के साथ किस तरह से आइडेंटिफाई किया। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा आपका, इसमें लिखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ये कह रहा है कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की बात कर रहे हो, तो महात्मा गांधी आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करते हैं हिमसेल्फ, खुद को, विद द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स के साथ, और ही went to their colonies, he went to their colonies and stayed with them, ये उनके साथ स्टे करते हैं। he shared meal, he shared meals with them and did the manual task, prescribed for them, such as देखिए महात्मा गांधी किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो महात्मा गांधी आइडेंटिफाई हिमसेल्फ
वो अपने आप को इस रूप में आइडेंटिफाई करते हैं विद द अनटचेबल्स, कि वो खुद अनटचेबल्स के साथ हैं या अनटचेबल्स की तरह से ही हैं। ही वेंट टू देयर कॉलोनीज, वो जो थे महात्मा गांधी, ये उन कॉलोनियों में जाते थे जहां पर अनटचेबल्स जो लोग थे वो लिव करते थे, एंड स्टे विद देम, और वो उनके साथ ही स्टे करते थे, रहते थे। ही शेयर्ड मील्स, वो उनका खाना शेयर भी करते थे, जो अनटचेबल्स खाना खाते थे वो उन्हीं के साथ खाना भी खा लेते थे विद देम, एंड डिड द मैनुअल टास्क, और साथ ही साथ वो जैसे मैनुअल स्कैनिंग है तो इस तरह के जो टास्क होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फॉर देम, उनको दिए जाते थे, सच है जैसे स्क्वेंजिंग है, तो इस तरह के काम भी वो उनके साथ कर लिया करते थे। इस तरह के काम करने में उनको कोई शर्म नहीं आती थी। इट मीन्स ये है कि गांधी जी कभी भी अनटचेबल्स को अपने से नीचा नहीं मानते थे या अपने से कम किसी भी लेवल पे उनको नहीं मानते थे, वो उनको अपने बराबर ही मानते थे और उसी आधार पर उनके साथ जो है बिहेवियर वो किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे यही पूछा गया है कि जो आपकी मैनुअल जो स्कैनिंग है ये क्या होती है, इसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए क्या होता है। ये लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाएगा, तो आपका आज इतना ही हो पाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है एक बार देख लीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय मैनुअल स्क्वेंजिंग, मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है ये क्या होती है। तो देखिए मैनुअल मीन्स मीन वर्किंग, मैनुअल मीन क्या होता है, विथ वर्किंग विथ द हैंड्स, working with the hands and managing means, मैनुअल का मतलब क्या होता है, वर्किंग विद हैंड, हैंड के साथ हम अगर हम काम करते हैं तो वो जो है मैनुअल कहलाता है। और स्क्वेंजिंग जो होता है इसका मतलब होता है भाई कलेक्टिंग, कलेक्टिंग एक्सक्रीटा और वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से जो भी मलमूत्र वगैरह निकाला जाता है, जो वेस्टेज होता है, दस इस तरह से जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है was the practice and removing with the hands, human or animal excreta। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपसे क्या कह रहा है, मैनुअल स्केलिंग जो है ये क्या होता है। तो मैनुअल का मतलब होता है भाई वर्किंग विद द हैंड्स, यानी हाथों से जो काम किया जाता है उसे मैनुअल कहा जाता है। और जो है स्पेंजिंग जो है ये क्या होता है, स्पेंजिंग का मतलब होता है कलेक्टिंग एक्सक्रीटा, यानी जो भी मलमूत्र वगैरह है उसको कलेक्ट करना, या फिर आपका जो वेस्ट डिस्चार्ज है उसको कलेक्ट कर जो है वो निकालना फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो भी हम डिस्चार्ज करते हैं वेस्टेज, या फिर जो एक्सक्रीटा है मलमूत्र वगैरह है उसको कलेक्ट करने का जो काम है वो स्क्वेंजिंग कहलाता है। तो द मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब होता है वाज द प्रैक्टिस एंड रिमूव, ये वो प्रैक्टिस होती है या इसमें हम रिमूव करते हैं विद द हैंड्स, अपने हाथों से, ह्यूमन और एनिमल जो एक्सक्रीटा है उनको अपने हाथों से रिमूव करते हैं, तो वो आपका मैनुअल स्क्वेंजिंग कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमारे इस लेसन के दो जो क्वेश्चन है वो रह गए हैं, बाकी हमने सॉर्ट कर लिए हैं, लोगों के दो क्वेश्चन जो है वो आपके रह गए हैं, वो अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप सभी जो है सर्दी का टाइम है, बच के रहिए, घर पे रहिए, कोरोना टाइम चला हुआ है, तो बी जो है पॉजिटिव एंड स्टे होम, स्टे सेफ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।